प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था कि एक सिंपल जेएसपी पेज डिफाइन किया था। तो जो जेएसपी पेज होता है एक तरह से एचटीएमएल कोड डिफाइन किया जाता है उसमें, एंड सेव इट बाय द डॉट जेएसपी एक्सटेंशन। उसको सेव भी किया जाता है किसके एक्सटेंशन से, डॉट जेएसपी एक्सटेंशन से। वी हैव सेव दिस फाइल एज इंडेक्स डॉट जेएसपी, पुट इट एन फोल्डर। फोल्डर जैसे कि मैं कहूँ किस फोल्डर में, वेब एप्स नेम से वो फोल्डर होगा। ठीक। ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, वेब एप्स नेम से क्या होगा, वो फोल्डर होगा। तो वेब ऐप होता है ना। मैं यहाँ पे क्लिप्स आपको ओपन करके डिफाइन कर लेता हूँ। नहीं, नहीं लिखा होता। वेब ऐप है, तो वेब ऐप फोल्डर में क्या है आपका रखना होता है, वेब ऐप इनेबल एडिटिंग। ठीक। वेब ऐप, वेब फोल्डर के अंदर ही वो चीजें डिफाइन होती हैं। web app directory folder in the web app directory in Apache Tomcat to run the JSP page। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टरी मतलब वो तो जब हम रन करते हैं तो डिप्लॉय हो जाता है, वो अपने आप अपाचे डायरेक्टरी में चला जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक। देन उसके बाद देखो कि स्ट्रक्चर क्या लिखा आता है। सबसे पहले ये लिखा रहता है, पहले से आपको मिल जाता है जावा कंटेंट टाइप, ये सब मिल जाएगा। और जब हमको कुछ प्रिंट करना हो तो क्या लिखते हैं, आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। और उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन जब जावा में लिखते थे उसे एज इट इज हम लिख सकते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। 5 मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से कोई भी हम जावा की स्क्रिप्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं पूरा जावा का। ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक पेज डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया था। जैसे कि इंडेक्स पेज है, और इंडेक्स पेज के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, देखो पूरा एचटीएमएल है। यहाँ पे हमने हेडिंग्स डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने एंकर टैग डिफाइन किया, और एक वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर किया है। और उस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने प्रिंट भी किया कॉन्केट करके। ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, किसी भी लूप को डिफाइन करना हो, जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और भी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ रन कर देता हूँ, रन एज ए सर्वर सेलेक्ट कर लेना, नेट फिनिश। फिर यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, इस सर्वर। अब यहाँ पे हम आउटपुट हम देख लेते हैं, आउटपुट में हमने क्या डिफाइन किया है, ये आ रहा है। ठीक। तो मुझे चाहिए कि हम लूप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, कि अगर कोई नंबर हो, हमें पैटर्न प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। देख, तो पैटर्न प्रिंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल 1, and then I less than equal 5, and then I plus plus start and close। फिर मैंने लिखा for integer j equal 1, and then j less than equal I, and then j plus plus start and close। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे out डॉट प्रिंट सिस्टम में आउट ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार, एंड देन एक सिंगल स्पेस, फिर सेमी कोलन। फिर उस लूप से बाहर आएंगे तो लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट प्रिंट। और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्लैश एन नहीं बी आर टैग होता है, क्योंकि हम एचटीएमएल में लिख रहे हैं। ठीक। तो डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रेक। हाँ, नहीं काम करता। ठीक। अब यहाँ पे जाकर के हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो, ये आपका पैटर्न प्रिंट हो गया।
तो पहले से वो डिफाइंड है, इसलिए आपका ब्रेक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी लाइन में आ रहा है, ठीक। ये ब्रेक लाइन आप लिख दोगे तो एंकर टैग के नीचे वो पैटर्न आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्रामिंग जो हम डिफाइन करते थे वहां पर जावा में सेम एज हम केस में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तरह से एक ब्राउजर पे या पेज पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब देखो ये जो कोड लिखा है वो कोड हमको दिखेगा, अगर मैं व्यू पेज रिसोर्स पे जाऊं दिखेगा? नहीं दिख रहा, केवल एचटीएमएल मुझे दिख रहा। तो वो क्या करता है, बैकएंड के कोड को कन्वर्ट करके किसमें, एचटीएमएल में मुझे आउटपुट देता है, ठीक। कभी भी बैकएंड का कोड यूजर को नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये चीज क्या होती है, आपकी बैकएंड के कोड हमेशा रिस्पांस एचटीएमएल में देती है और बैकएंड के कोड आपको नहीं दिखते जो हमने यहाँ पे किए। उसमें केवल क्या है, एचटीएमएल दिख रहा है, बीआर टैग दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जो हमने प्रिंट किया वो दिख रहा है, क्लियर। तो ये आपका सर्वर साइड कोड है जो आपका रिस्पॉन्स देता है, एचटीएमएल रिस्पॉन्स देता है किसको, यूजर को, क्लाइंट पे। तो क्लाइंट के पास क्या है, एचटीएमएल ही पहुंचता है और डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट। अब हम सर्वर जब भी स्टार्ट करते हैं या जब भी कोड डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है, कैसे हम किसी चीज को ओपन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सर्वर जब स्टार्ट करते हैं और जो भी आप फाइलर फोल्डर डिप्लॉय होता है सर्वर पे, डिप्लॉय का मतलब पब्लिश हो जाता है। जब जैसे ही सर्वर पे पब्लिश होता है तो उसका जैसे लोकल होस्ट डिफाइन होता है, पोर्ट नंबर होता है, और कॉन्टेक्स्ट रूट का मतलब जो आपकी पेज होती है, जैसे कि मैं कहूँ कॉन्टेक्स्ट रूट का मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पे, हमारे पे देखो ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ई लाइब्रेरी। दिस इज ए रूट कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद जो हमको फाइल जेएसपी फाइल ओपन करनी है, उस फाइल का नाम जैसे कि मैंने लिख दिया अबाउट डॉट जेएसपी। अबाउट जैसे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल ओपन हो रहा है और मैं अबाउट डॉट जेएसपी लिखूं तो किस पे आ गया, अबाउट डॉट अबाउट पेज पे आ गया मैं। तो इस तरीके से ये इसका एड्रेस होता है लोकल होस्ट 8080। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये आपका प्रोजेक्ट नेम होता है, प्रोजेक्ट नेम के बाद फिर आपका ये जिस पेज को ओपन करना है उस पेज को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट माई एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, एंड देन उसके बाद पेज का नाम इंडेक्स डॉट जेएसपी या अबाउट डॉट जेएसपी, ठीक। तो किसमें ओपन करता है, आपको वेब ऐप के अंदर जो आपने पेजेस बनाए हैं वही ओपन होगा, ठीक। अब क्या क्या चीजें होती हैं, वेब ऐप होते हैं जिसको रूट बोलते हैं, वेब इन्फो फाइल होती है जिसके अंदर क्लासेस और सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि जब हम कंपाइल क्लास अगर बनाया आपने तो क्लास कंपाइल होकर किसके अंदर होती है, वेब इन्फो के अंदर आ जाती है, ठीक। वेब इन्फो के अंदर क्लास फाइल्स होती हैं, जितने भी आपके फाइल्स डॉट जावा फाइल होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाती है और क्लासेस में आ जाती है। और वेब डॉट एक्सएमएल फाइल जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तभी जनरेट होती है। उसके बाद लाइब्रेरी में एक एल आई बी फोल्डर होता है, तो एल आई बी फोल्डर यहाँ पर भी होता है। जैसे हम वेब इन्फो ओपन करें तो एल आई बी फोल्डर के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, तो अभी कोई लाइब्रेरीज इसके अंदर नहीं है, ठीक। जैसे ही हमको अगर जावा डेटाबेस से कनेक्ट करना, जेडीबीसी कनेक्शन करना है माइस्क्ल से, तो यहाँ पे माइस्क्ल ड्राइवर हमको रखना पड़ेगा लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर रखी जाती है, ठीक है। तो कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको डिफाइन करना हो तो यहाँ पे आपको वो लाइब्रेरी रखनी पड़ती है जिस लाइब्रेरी को आपको यूज करना हो, ठीक। चाहे वो माइस्क्ल कनेक्टर का यूज करना हो या किसी भी लाइब्रेरी का यूज करना हो तो उसको हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्लियर। देन जेएसपी फाइल डायरेक्ट किसके अंदर होता है, वेब ऐप फोल्डर के अंदर हम रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस फाइल रखनी है जैसे हम रखते थे, तो एचटीएमएल सीएसएस फाइल भी इसके अंदर डायरेक्टली हम वेब ऐप फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। स्टैटिक रिसोर्स एग्जांपल जैसे एचटीएमएल, एचटीएमएल फाइल भी बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एचटीएमएल फाइल बना सकते हो लेकिन उसमें क्या होता है, वो स्टैटिक केवल रिस्पॉन्स करता है, आपको उसमें डायनेमिक कोडिंग नहीं कर सकते आप। लिमिटेशन हो गई ना, एचटीएमएल इज स्टैटिक बेसिक। तो यहाँ पे एचटीएमएल अगर एक्सटेंशन के साथ फाइल बना रहा हो तो डिफाइन इमेजेस रख सकते हो, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, सारी फाइल से हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें मुझे क्या है, H1 है उसका कलरिंग करना है तो उसके लिए मुझे एक सीएसएस फाइल बनानी है, ठीक। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया और फोल्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पे रिसोर्स, या फोल्डर का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे
रिसोर्स लिख देता हूँ, ठीक, रिसोर्सेज, क्लियर। और इस रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मैं बना लूंगा, किस नेम से, CSS नेम से। जावास्क्रिप्ट का रखना है, जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लो, ठीक है। मैंने एक और फोल्डर बना लिया JS का, ठीक। अब CSS के अंदर मुझे एक CSS फाइल बनानी है, तो न्यू, और CS फाइल का ऑप्शन देता है ये, ठीक है। तो CSS फाइल भी बना सकते हो, तो मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। क्या लिखोगे, स्टाइल डॉट CSS एंड देन फिनिश। तो एक फाइल बन गई आपकी स्टाइल डॉट CSS, ठीक। ये वाला सेटअप होता है, उसको डालो। अब मुझे लिखना है H1 और कलर, ठीक। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, किसमें लिंक करना है, इसमें लिंक करना है। तो कैसे लिंक करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे लिंक और href, और मैं लिखूंगा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज स्लैश CSS, और CSS के अंदर हमारी कौन सी फाइल है, स्टाइल डॉट CSS। तो स्लैश स्टाइल डॉट CSS, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, रिलेटिव स्टाइल सेट, तभी तो काम करेगा वो। हो गया। अब रिफ्रेश करें हम पेज को, हो गया अप्लाई, ठीक। तो करना क्या है हमको, ये जो फाइल है, हम इसके अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बना के रख सकते हैं, किसके अंदर, वेब ऐप के अंदर ही रख सकते हैं। और रिसोर्स के अंदर हमें CSS फाइल रखी है, JS फाइल रखनी है, JS फोल्डर में रखो, ठीक। और वहां से बस आपको डिफाइन करना है, तो डायरेक्टली, क्योंकि ये सेम लोकेशन पे है, तो यहाँ पे इस सेम लोकेशन में रिसोर्स को फाइंड करेगा, रिसोर्स के अंदर CSS को, CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS। इसलिए मैंने क्या लिखा, रिसोर्सेज स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS, ओके। और उसके बाद ये डिफाइन करिए। अब इसके अंदर जो भी CSS का कोड लिखेंगे वो क्या होगा, अप्लाई होगा हमारे इस इंडेक्स पेज के अंदर, क्योंकि इंडेक्स पेज के अंदर, सॉरी, अबाउट के अंदर हमने अप्लाई कर दिया ना। अब इसी तरीके से कि इसके अंदर अगर H1 आपने डिफाइन किया है, तो हम सेम अब क्या करेंगे, ये लिंक उसके अंदर भी पुट कर लेंगे। तो ये मैं कॉपी करूंगा, और ये लिंक किसके अंदर पुट करता हूँ, इंडेक्स वाली फाइल में भी पुट कर लेता हूँ सेम। तो क्या है, अब इंडेक्स वाली फाइल में भी क्या होगा, वो अप्लाई होगा, देख रहा है, इसमें भी अप्लाई हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, सीसस की फाइल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, हाँ, आप सेम उसी तरीके से, अब उसके लिए तो अलग डिफाइन नहीं करना, आप सारे प्रोसेस सीसस के और जावास्क्रिप्ट के वही होंगे, क्लियर। तो सारी डिजाइनिंग आप जैसे करते थे सीसस में, वैसे यहाँ पे आप कर लोगे अब, ठीक। तो आप JSP के साथ आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, क्लियर। तो समझ में आया कौन सी चीजें कहाँ पे आपको रखनी है, डिफाइन करते हैं। हाँ, सब। अब जैसे कि मान लो जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट में भी बता देता हूँ कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल अटैच कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक। अब जावास्क्रिप्ट फाइल का मैंने लिख दिया माई स्क्रिप्ट, माई माई स्क्रिप्ट एंड देन फिनिश। तो देखो यहाँ पे JS में क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया अलर्ट, या फंक्शन बना लो, फंक्शन ही बना लो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फंक्शन को कॉल कर लेंगे फंक्शन। और मैंने लिख दिया ग्रीट, नेम से फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पे स्टार्ट एंड क्लोज किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अलर्ट गुड आफ्टरनून, ठीक, एंड देन सेमीकोलन। अब इसको लिंक करना है किसमें, इंडेक्स वाले पेज में, जिस पेज में भी आपको लिंक करना हो तो लिंक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। लिंक करने के लिए क्या लिखते हो, स्क्रिप्ट SRC, स्क्रिप्ट SRC इक्वल, फिर क्या लिखोगे, रिसोर्स के अंदर JS है ना,
तो ये आप लिख लोगे रिसोर्स के अंदर जेएस। जेएस के अंदर क्या लिखोगे, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस है ना, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, और ये क्लोज कर दिया आपने। ठीक, क्लियर, क्लोज कर दिया। अब क्या है कि आप चाहते हो कि क्लिक करो तो वो फंक्शन रन करे, किस पे, हेडिंग पे क्लिक करो तो फंक्शन क्या है, गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फंक्शन का नाम क्या था, ग्रीट था। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका गुड आफ्टरनून मैसेज आ जाएगा। अब वर्क कर रहा है। तो आपने कोड किसके अंदर लिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा है, और उसको अटैच किया आपने इंडेक्स के पेज में लिख करके, क्या, स्क्रिप्ट एसआरसी डॉट जेएस। ठीक, अब इसको जब हम ऐड कर लिए तो फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, और फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं किसी भी इवेंट। समझ गए। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से ही काम होता है जैसे आप नॉर्मली करते थे। तो हम किसको रूट मानते हैं इसमें, वेब ऐप को। जितने भी पेजेस बनते हैं वेब ऐप को रूट मान करके इसी इसमें के अंदर सारी चीजें डिफाइन करते हैं। इसमें हम पेजेस रख लेते हैं, और पेजेस रखने के बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं क्या, आ, और भी रिसोर्सेज मुझे रखने हैं तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर सीएसएस और जेएस की फाइल रख सकते हैं। और भी चीजें रखनी है तो आप उसमें बूटस्ट्रैप की फाइल पेस्ट कर सकते हो, बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग की फाइल पेस्ट कर सकते हो, लाइब्रेरी से मेटलाइज लाइब्रेरीज की फाइल आप रख सकते हो। ठीक है, तो जो आप थर्ड पार्टी वेंडर के जो डिजाइनिंग लाइब्रेरीज हैं उसको भी आप में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल होती है। हाँ, इसको जिप कर सकते हो, जिप करके सेंड कर। कौन सी कर, ये ये जो देखो, ये जो प्रोजेक्ट होता है, एक स्पेशल कर सके वर्क स्पेस डिफाइंड होता है। और बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस होता है वो यूजर फोल्डर में होता है। तो हम यूजर फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर फोल्डर यहाँ पर है हमारा। एक यूजर फोल्डर के अंदर जाते हैं, और यूजर फोल्डर के अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस नाम से वो होता है, इक्लिप्स वर्क स्पेस। यहाँ पे फाइंड कर लो इक्लिप्स वर्क स्पेस, इक्लिप्स वर्क स्पेस। ठीक है, अब इसमें जाओगे, जितने भी मैंने आज तक के इक्लिप्स पे प्रोजेक्ट बनाया सब यहीं पे है। अब किस नेम से प्रोजेक्ट, ये जो हमने करेंटली हमने डिफाइन किया अभी क्या है, किस नेम से है, ई लाइब्रेरी है। तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि ई लाइब्रेरी हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ ई लाइब्रेरी। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। अब इसके अंदर जाओगे तो इसमें देखो बिल्ड है, क्लास पाथ, प्रोजेक्ट, ये सब डिफाइन किया है, सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है। फिर बिल्ड, बिल्ड के अंदर क्लासेस, क्लास तो कोई बनी नहीं है, तो बिल्ड का मतलब कंपाइल्ड क्लासेस होती हैं। एसआरसी में देखो मेन, फिर वेब ऐप के अंदर फोल्डर। तो वेब ऐप के अंदर ये चीजें होती हैं, इंडेक्स फाइल होती है, ये सारी चीजें, रिसोर्सेज के अंदर देखो आपने सी से और जेएस बनाया था। ठीक है, और बैक जाओगे तो बैक में ये जावा। तो जावा के जो कोड होते हैं जावा फोल्डर के अंदर होते हैं। और जो आपके जेएसपी और पेजेस होते हैं, यूजर इंटरफेस, सब किसके अंदर हो, वेब ऐप के अंदर होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीजें। तो ये आपका ऐसे डिफाइन होता है। अब इसको अगर किसी को सेंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हो, या उसको आप अपलोड कर सकते हो, किस पे, गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम सेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये किसके अंदर होता है, यूजर फोल्डर के अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस फोल्डर होता है, उसके अंदर ये आपको होता है। Then, अब आते हैं जेएसपी एपीआई की बात करते हैं। तो जेएसपी एपीआई के दो पैकेज होते हैं, एक जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी, और एक होता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी डॉट टैग एक्सटी करके होता है। तो दो पैकेजेस होते हैं। अब दो पैकेजेस में ही सारे क्लास और इंटरफेस होते हैं जिसकी मदद से हम जेएसपी की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, जेएसपी क्या इंटरफेस। तो जेएसपी पेज और एचटीटीपी जेएसपी पेज क्या है आपका, इंटरफेस है। और क्लासेस कौन कौन से होते हैं, जेएसपी राइटर, पेज कॉन्टेक्ट, जेएसपी फैक्ट्री। जेएसपी राइटर जैसे कि आउट जो आप डिफाइन कर रहे हो, आउट डॉट प्रिंटलन, तो आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ जेएसपी राइटर।
पेज पेज कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट नेम से आपका एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेम फैक्ट्री नेम से होता है, जेएसपी इंजन इन्फो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नेम से एक पहले से डिफाइन होता है, जेएसपी एरर। तो ये सब क्या है, क्लासेस हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जेएसपी प्रोग्रामिंग डिफाइन करते हैं। अब हमने डिफाइन किया था ना, ये तो हमने बता ही दिया था कि आपको प्रोजेक्ट कैसे डिफाइन करना है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू में डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट का नाम डालते हो और देन फिनिश करते हो। ठीक, चीजें डिफाइन करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि जब हम किसी भी कोड को लिखते हैं तो तीन फॉर्मेट में लिखते हैं। जेएसपी फाइल में जब हम कोड लिखते हैं जावा का, तो तीन तरीके से यूज करते हैं, तीन टैग्स होते हैं। जेएसपी जावा कोड कैन बी रिटन इनसाइड द जेएसपी पेज यूजिंग द स्क्रिप्टलेट टैग लेट। और इसमें स्क्रिप्टेड टैग एक तरह से जो भी कोड लिखते हैं स्क्रिप्टेड टैग में लिखते हैं, और स्क्रिप्टिंग एक तरह से सबसे पहला एलिमेंट होता है जो हम डिफाइन करते हैं। द स्क्रिप्टिंग एलिमेंट प्रोवाइड द एबिलिटी टू इंसर्ट जावा कोड इनसाइड द जेएसपी, कि हम जावा के कोड को जेएसपी के अंदर विथ एचटीएमएल लिख सकते हैं, और इजी वे में लिख सकते हैं, कि हमको ज्यादा उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना या ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, एक साथ हम लिख सकते हैं, उसमें एक एनवायरनमेंट हमको मिलता है। और तीन तरह के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है स्क्रिप्टलेट टैग, दूसरा है एक्सप्रेशन टैग, और तीसरा डिक्लेरेशन टैग। स्क्रिप्टिंग टैग क्या होता है, सबसे फर्स्ट, कि जब हमको किसी भी जावा के सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना हो, स्टेटमेंट्स लिखने हो, तो उसके लिए क्या होता है, स्क्रिप्टलेट टैग होता है। अब स्क्रिप्टेड टैग जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि मैं मुझे फॉर लूप चलाना है, तो ये क्या है, दिस इज ए स्क्रिप्टलेट टैग। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, जावा का कोड रन करा लिया। ठीक, तो दिस इज ए स्क्रिप्टलेट टैग। हाँ, बॉडी के अंदर ही तो आउटपुट देना होता है सब, जो भी हमको विजुअल डिस्प्ले कराना हो तो सब बॉडी के अंदर ही करना है ना। ठीक, हाँ। अब ये चीज बॉडी हेड के अंदर भी कर सकते हो और बॉडी के अंदर लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको क्या राइट करना है डॉक्यूमेंट में। अगर विजुअल एलिमेंट राइट करना है तो बॉडी के अंदर करना होता है, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन राइट करना हो तो किसके अंदर लिखना होता है, हेड के अंदर लिखना होता है। ठीक, तो डायनेमिकली क्या आपको राइट करना है डॉक्यूमेंट पे, वो चीज डिपेंड करती है। तो जैसे यहाँ पे आपको वेलकम लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो वो चीज हम डिफाइन कर सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, और उसको लिखने का स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट जो आपका लेस देन एंड देन मॉडुलस, एंड देन फिर मॉडुलस एंड देन लेस देन क्या है, ग्रेटर देन इज ए क्लोजिंग टैग। और इसके बीच में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मल्टीपल लिख सकते हो और भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, स्क्रिप्टलेट टैग। नेक्स्ट है, अब जैसे कि मान लो आपने एक कोई पेज डिजाइन किया, जैसे कि मान लो लॉगिन पेज आपको डिजाइन करना हो, तो लॉगिन पेज आपको डिजाइन करने के लिए क्या डिफाइन करना होता है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक पेज और डिजाइन किया। नेक्स्ट, और फाइल पे, और जेएसपी फाइल पे आए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, लॉगिन, लॉगिन डॉट जेएसपी, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, अब आपको करना क्या है, कि इसमें कुछ फॉर्म डिजाइन करने हैं। फॉर्म मैंने लिखा, फॉर्म के अंदर मैंने एक लिख दिया यूजर नेम, इनपुट बॉक्स मैंने डिफाइन किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम फील्ड देना जरूरी है जब हम सबमिट करते हैं डेटा। तो मैंने लिख दिया क्या, यूजर नेम। ओके, देन फिर ब्रेक लाइन आप दे दो। ओके, उसके बाद मैंने फिर लिखा क्या, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड, एंड देन इनपुट टाइप क्या होता है, पासवर्ड ना, पासवर्ड, और नेम हम डिफाइन कर लेते हैं कि पासवर्ड। फिर ब्रेक लाइन, दो हम ब्रेक लाइन डिफाइन कर लेते हैं, लाइन ब्रेक्स। उसके बाद सबमिट बटन हम डिफाइन कर लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है,
इनपुट टाइप सबमिट, और मैंने दे दिया वैल्यू, क्या लिख करके आएगा, लॉगिन। ओके, ये हो गया लॉगिन। देन अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है जिसमें ये डिफाइन किया जाता है कि किस पेज पे जाएगा वो रिक्वेस्ट। तो मैंने लिख दिया, जैसे मैं सबमिट करूंगा वो किस पे लेकर के जाएगा, वेलकम डॉट जेएसपी पेज पे। तो वेलकम पेज भी बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा, और कौन सा रिक्वेस्ट रहेगा, तो मैंने कहा कि जब भी आप लॉगिन पेज पे रिक्वेस्ट भेजते हो, लॉगिन पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो उसको कौन सा मेथड होना चाहिए, रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट मेथड हमेशा, गेट नहीं। तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है, अगर आप ना डालो तो आप उसको चेंज कर लेना, मेथड पोस्ट कर देना, ठीक है। कि कौन सा आप फॉर्म सबमिशन करना चाहते हो, पोस्ट, ठीक। अब आते हैं इसके अंदर एक और वेलकम फाइल बना देते हैं वेब के अंदर, जेएसपी फाइल, और वेलकम नेम से बना लो यहाँ पे फाइल, वेलकम, ठीक। एंड देन फिनिश। तो ये वेलकम फाइल हो गई। अब जैसे ही सबमिट करोगे तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 वेलकम टू होम पेज। ओके, अब यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे आते हैं, तो लॉगिन पेज के लिए हम लॉगिन डॉट जेएसपी लिखेंगे, लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक। जैसे रन करता हूँ तो ये लॉगिन पेज आ गया हमारा। अब इसके हम अंदर डिफाइन कर लेते हैं क्या, लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज में हम डिफाइन कर लेते हैं ऊपर हेडिंग, H1 लिख देता हूँ, लॉगिन पेज, ठीक है, हो गया क्लियर। ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। अब हमको डिफाइन क्या करना है कि जैसे मैं सबमिट करूं, तो जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूं तो किस पे जा रहा हूँ, होम पेज पे जा रहा हूँ, किस पे, वेलकम पेज पे आ गया, ठीक है। अब वेलकम पेज पे डिफाइन करने के लिए अब जो डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ, अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हो, क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड, मतलब बिना उसमें कुछ डाले, बिना कुछ डाले वो सबमिट ना हो, ठीक है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप डाल सकते हैं। अब फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, और जैसे लॉगिन किया तो क्या, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, अब रिक्वायर्ड हो गया। देन अब ये यूजर ने पासवर्ड डालोगे तभी जाकर के वहां पे जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको फिल कर दिया और इसको नहीं फिल किया, तो लॉगिन किया, तो अब इसको फिल करो, अब इसको फिल करोगे तब जाके ही जा सकते हो किस पे, होम पेज पे, ठीक। अब होम पेज पे गए तो उसमें क्या फिल किया था कि इस पेज पे डिस्प्ले करा दे, उसके यूजर ने, हेलो यूजर, तो यूजर का नाम आ जाए, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी आप फिल करते हो तो पहले आपको इस तरीके से डिफाइन करना होता है, और डिफाइन करने के बाद वहां से आप जो पैरामीटर आपने डिफाइन किया, मतलब जो आपने फील्ड में जो लिखा, उसको डाल करके गेट करते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उस रिक्वेस्ट के थ्रू हम उस पैरामीटर को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं किसमें, वेलकम पेज में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर का नाम मुझे गेट करना है कि जो मैंने वहां पे फिल करके डिफाइन किया। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्टेड टैग, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। पासवर्ड तो डिस्प्ले नहीं करा सकते कि यूजर नेम केवल डिस्प्ले कराएंगे, तो हम यूजर नेम लिखेंगे, और लिखेंगे रिक्वेस्ट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, तो रिक्वेस्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक, प्री डिफाइंड हो, जैसे आउट इज ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड। एंड देन गेट पैरामीटर क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें आपको क्या डालना होता है, जो आपने लॉगिन पेज में जो नेम दिया था, ये नेम डालना होता है, कि इस फील्ड का वो इनपुट लेकर के स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल देगा। समझ गए, क्लियर। तो वो गेट पैरामीटर मतलब जिस नेम से वो फील्ड होगा उसका डेटा उठा करके इस वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में पुट कर लेता है, और उसको प्रिंट कर सकते हो आप, आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट लिख दो,
क्योंकि इसमें लाइन तो प्रिंट होती नहीं है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे H2, ओके, H2 सेमीकोलन, और इसके अंदर हम बीच में प्लस। अब इसके अंदर अब क्या आपको लिखना है, यूजर नेम जो वेरिएबल है, ओके, इस वेरिएबल को यहाँ पुट कर लो जो गेट करके आया। अब यहाँ पे सेव कर लो। अब सेव करने के बाद यहाँ पे फिर बैक जाओ, रिफ्रेश कीजिए, और इसके अंदर आप यूजर नेम डालिए, जैसे मैंने लिख दिया राकेश कुमार, और पासवर्ड जैसे राकेश, मोस्टली यूजर नेम क्या होता है, स्पेस नहीं होता, ठीक। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक, एंड देन लॉग इन किया। तो क्या लिख करके आएगा, राकेश कुमार। और यहाँ पे आप मैसेज भी पुट कर सकते हो, तो मैसेज लिख दिया मैंने, हाय। जब रिफ्रेश करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, हाय राकेश कुमार, ठीक। तो इस तरीके से हम फॉर्म के डेटा को रीड कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो जो रिक्वेस्ट हमने भेजा है उस पेज पे, उस पेज पे वेलकम पेज पे जो रिक्वेस्ट भेजा, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो हमने फील्ड में रिक्वेस्ट भेजा है उसको फील्ड में गेट करके, गेट पैरामीटर हमने डिफाइन करके क्या किया हुआ, वेरिएबल में स्टोर किया। वेरिएबल स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, गेट कर लिया। इसी तरीके से क्या होता है, हम चेक करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो वही यूजर ने पासवर्ड लेकर के हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि वो यूजर नेम ऑलरेडी है या नहीं, लॉग इन फेल्ड या इनकरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड हम दिखाते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम आगे अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में।